नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस पे। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम क्यों कम हो जाता है। और आज पीजीआई के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संजय कुमार भदादा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि जब ऑस्टियोपोरोसिस हो ही जाता है तो क्या किया जाए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजय हमारे इस शो में। धन्यवाद। इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की कि ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना तो क्या किया जाए, और गुजारिश करूंगी हमारे जो दर्शक जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो ही जाए तो अब क्या किया जाए। एक तो बेस्ट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज। सो जो भी आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया, अपना आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए डाइट और एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखें, और ख़ास तौर से महिलाओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर हो भी गया है तो कोई घबराने का बात नहीं है, उसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है जो कि आज के 10 साल 20 साल पहले नहीं होती थी। तो मेडिकल साइंस ने इस एरिया में काफ़ी प्रोग्रेस करी है और अब बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है। पर दवाइयों के पहले, जैसे कि मेडिकल साइंस में होता है कि बिना दवाई के क्या इलाज होता है, वो हमेशा हम सब लोग जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए। तो वो है ना कि बिना फिटकरी के रंग चोखा आवे, मीन्स बिना कुछ खर्च किए अच्छा हो जाए, तो उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फॉल प्रिवेंशन, तो अपने आप को गिरने से बचाना है। यानी कि जो अक्सर सुनने में आता है, महिलाएं कई बार बाथरूम में स्लिप कर गई या कहीं गिर गई तो हड्डी टूट गई, तो उसका रीजन यही होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और पता ही नहीं क्योंकि चलता है आफ्टर मेनोपॉज आपकी हड्डियों में कैल्शियम बिल्कुल कम हो जाता है और वही वजह होती है गिरे और हड्डी टूटी। एग्जैक्टली। सो फॉल प्रिवेंशन के बहुत सारे टिप्स होते हैं। सामान्यतः जैसे बाथरूम की जो स्विच होता है वो अंदर होता है, तो जब आप बाथरूम में घुसते हैं और अंधेरा होता है रात में ख़ास तौर से, तो गिरने का डर रहता है, इसलिए वो स्विच बाथरूम के बाहर होना चाहिए। फिर उसके बाद में जिस घर में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उन लोगों के यहाँ पे बाथरूम के अंदर एक ग्रैब बार होना चाहिए, ताकि वो कभी बाय द वे कुछ उनको चक्कर आ जाए, कुछ है तो गिरने से पहले वो पकड़ सकते हैं, अपने आप को गिरने से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद में घर के अंदर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, उनका बेड से लेके बाथरूम का जो एरिया होता है वो क्लीन होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए, कोई वायर नहीं होना चाहिए, कोई चप्पल खुला ऐसे छोड़ दिया वैसे नहीं होना चाहिए। तो और जैसे कभी यहाँ आउटडोर में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो जूते पहन के जाएं, चप्पल पहन के नहीं जाएं। बहुत सारे लोग स्कूटर पे बैठते हैं, टू व्हीलर पे तो लेडीज़ अक्सर दोनों पैर एक तरफ करके बैठती है, उससे उनको गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है इस कंपेयर कि एक एक पैर दोनों तरफ करके बैठते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स हैं, वो अगर आप डे टू डे एक्टिविटी में ध्यान रखेंगे तो गिरने का खतरा कम हो जाएगा। तो उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फॉल प्रिवेंशन। तो गिरने से अपने आप को कैसे बचाना, दैट इज़ महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद आता है डाइट और एक्सरसाइज, जो वो पहले जैसे बताया वैसे ये भी यहाँ पे भी करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करो, और टू स्टार्ट विथ वैसा नहीं करें कि आप उसका नुकसान हो जाए। और अपनी डाइट में जैसे कि बताया कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर रहना चाहिए। फिर आता है ट्रीटमेंट का बात। तो जैसे कि मैंने बताया ट्रीटमेंट बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है। कुछ दवाइयाँ होती है वो टेबलेट के फॉर्म में होती है, कुछ दवाइयाँ होती है वो इंजेक्शन के फॉर्म में होती है। जो कुछ दवाइयाँ होती है टेबलेट के फॉर्म में होती है, हफ्ते में एक बार लेते हैं, कुछ 15 दिन में एक बार लेते हैं, कुछ महीने में एक बार लेते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है। और जो भी ये टेबलेट जो ओरल दवाइयाँ होती है उनका लेने का एक प्रिकॉशन होता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कोई दवाई टेबलेट लिखा है तो उनको पूछ लीजिए कि ये दवाई को कैसे लेना होता है। तो जनरली दवाई को भूखे पेट लेना होता है, पूरे गिलास पानी के साथ लेना होता है, और वो गोली लेने के बाद में लेटना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ओरल टेबलेट के साथ है। उनको हम बिस्फोस्फोनेट्स बोलते हैं, और वो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह अवेलेबल है, बट वो लेना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से चाहिए। फिर उसके बाद में एक इंजेक्शन्स आते हैं, वो इंजेक्शन्स अलग अलग तरह के इंजेक्शन्स आते हैं। कुछ इंजेक्शन्स होते हैं वो हड्डी को नया बनाने में काम आते हैं, कुछ इंजेक्शन जो होते हैं हड्डी जितनी बनी हुई उसके आगे ख़राब नहीं करने को रोकते हैं। तो इस तरह के दो तरह के इंजेक्शन्स आते हैं। जो पहला जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ कि नई हड्डी बनाते हैं, वो इंजेक्शन रोज़ डेली एक इंजेक्शन लेना होता है, और जनरली वो 2 साल के लिए होता है।
पर वो काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी हड्डी को नया बनाने में मदद करता है, और उसकी वजह से ऑलरेडी देखा गया कि उसकी वजह से वो दवाई ठीक से लेने से फ्रैक्चर का प्रिवेंशन होता है। इवन गिर जाते हैं तो भी फ्रैक्चर से बचाव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को छोड़ दें कि गिरें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरने से तो बचना ही है, बट वो इंजेक्शन लेने से ये एक फ़ायदा होता है। रोज़ इंजेक्शन लेने का कोई नुकसान तो नहीं होता? हाँ, उस इंजेक्शन का कोई नुकसान नहीं है, ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से स्टडीड है। इसमें हज़ारों पेशेंट ने इंजेक्शन लिया हुआ और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रोज इंजेक्शन लेने से डर लगता है कि इंजेक्शन और रोज लिया जाए, सो वो शायद मेंटली भी एक असर करता है, मानसिक रूप से। बिल्कुल, तो ये एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये दवाई लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बट ये दवाई काफ़ी अच्छी है, और बहुत बार कुछ पेशेंट इसको लेकर के खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई आपने पहले बता दी होती, या हम पहले ले लेते तो शायद और भी अच्छा रहता है। तो वो कर सकते हैं, और इतना कोई पेनफुल इंजेक्शन नहीं होता है, और एक बार लगाना शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत और वो शायद खुद ही लगाया जा सकता है? वो खुद ही लगाते हैं, वो एक पेन के रूप में आता है, और चमड़ी में लगाना होता है, खुद ही लगा सकते हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही होता है जी। फिर उसके बाद कुछ इंजेक्शन आते हैं, वो 6 महीने में एक बार लगाना होता है केवल, और वो भी आप घर पे लगा सकते हैं या हॉस्पिटल में जाके लगा सकते हैं, वो 6 महीने में एक बार लगाना होता है। कुछ इंजेक्शन होते हैं साल में एक बार लगाना होता है। तो इस तरह से जो मैंने आपको दवाइयों के बारे में बताया, कुछ इंजेक्शंस टेबलेट्स होती है, कुछ इंजेक्शंस डेली लगाना है, वो 2 साल के लिए लगाना होता है, कुछ इंजेक्शन 6 महीने में लगाना होता है, कुछ इंजेक्शन साल में एक बार लगाना होता है। बट ये डिटेल शायद इस वीडियो को देखने से बताने का उतना फ़ायदा नहीं होगा, तो उसके लिए तो आपको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके पास ही जाना होगा। अब कौन डॉक्टर इस बीमारी को डील करते हैं, तो इस बीमारी को डील करने के लिए मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, या ख़ास तौर से मैं बोलूँगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो इस बीमारी को डील करते हैं। आम आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करें तो हम बोलते हैं बोन का बीमारी है। बोन का बीमारी तो जनरली सोचते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन इस बीमारी को देखेंगे, बिल्कुल वो भी देखते हैं, बट मुझे ये समझ में आता है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं मेनली उनका सर्जरी का एक डोमेन होता है। तो ये एक बीमारी जिसमें सर्जरी का उतना इमीडिएटली रोल नहीं होता है अंटिल कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया। तो जो फ्रैक्चर से बचने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज वो इस बीमारी में जनरली ज़्यादा तजुर्बा रहता है और उनको इस बीमारी का प्रोबेबली नॉलेज भी ज़्यादा बेहतर होता है। और क्योंकि ये बीमारी लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि आपको अगर किसी को 50 साल की उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, किसी को 55 साल पे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और वो 80 ईयर्स तक जीते हैं, तो उनका ये बीमारी 30 साल के लिए, अगर वो 30 साल की बीमारी है इसका मतलब दे विल रिक्वायर बहुत क्लोज फॉलोअप चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। इसीलिए आपको स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन आप अगर स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे तो कभी कभी इनिशियल ड्रग का जो चूज़ करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, और रेगुलर फॉलोअप के लिए भी उसका ज़रूरत होता है, तो वो लेना चाहिए। और एक अब मैं वापस एक्सरसाइज, अब इस उम्र में जब 45 से 50 या 55 साल में पता लगा कि सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, इंजेक्शंस भी लिए जा रहे हैं, दवाइयाँ ली जा रही, एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं तो वो मैं जो हार्मफुल भी ना हो? हाँ, वही सिंपल एक्सरसाइज जिसमें आपके बैलेंसिंग एक्ट हो, और योगा भी कर सकते हैं, वो दैट कैन बी वॉक से, सिंपल वॉक से फर्क पड़ता है? डेफिनेटली वॉक भी यूजफुल होगा, साइकिलिंग, स्विमिंग भी अच्छा होगा। सो बेसिकली मैं बोलूँगा हर एक्सरसाइज ज़रूरी है, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, बट कोई लाइट वेट लिफ्टिंग डंबल्स वगैरह है, या थोड़ा बहुत स्पाइन का कुछ माइल्ड जिसमें भी स्पाइन के ऊपर में मसल स्ट्रेच कर सकते हैं, उस तरह का एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। और कुछ टिप्स जो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के मेरे जैसे शिकार हैं तो उनके लिए? टिप यही मैं दूंगा कि अपनी डाइट का, न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखें, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करें, और उससे भी महत्वपूर्ण है अपना घर एक सेफ़ प्लेस होना चाहिए, क्योंकि ये देखा है कि जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो फॉल के बाद होते हैं, और जो फॉल होते हैं वो 90% टाइम फॉल घर में ही हुआ होता है। तो आपका बेडरूम, आपका बाथरूम, आपकी घर की स्टेयर्स, वो सब कुछ सेफ़ होनी चाहिए कि आप गिरे नहीं, और गिरने का कुछ अंदेशा है तो आप कुछ चीज़ आपके पकड़ने की हो तो आप गिरे नहीं, तो उससे फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाएगा। तो अगर एक टिप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा अपने आप को फॉल प्रिवेंशन के लिए प्रिपेयर, आपका घर फॉल प्रिवेंशन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जाते जाते मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने डाइट अच्छी ली है, क्योंकि हम बचपन से हमें दूध भी पिलाया गया ज़बरदस्ती, दही भी खिलाई गई,
लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उसके बाद भी मुझे क्यों ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक फिजिकल एक्टिविटी अगर कम रही तो उसका असर हो सकता है। और ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी लाइक डायबिटीज़ के जैसे भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। तो अगर है कि किसी फैमिली में मदर को फ्रैक्चर हुआ है या बहन को फ्रैक्चर हुआ है तो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी फ्रैक्चर का रिस्क होता है, बिकॉज ये बोन के अंदर जो बोन की मात्रा होती है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड भी होती है। तो न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, बट जेनेटिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो जागरूकता की कमी का खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ रहा है सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में। अब मैं भी बहुत संभल के चलती हूँ ताकि गिरूँ ना और हड्डी ना टूटे, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि गिरना नहीं है वरना हड्डी टूट सकती है। और गुजारिश करूंगी कि आप सभी जो सेहतनामा विद राजेंद्र को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना खास ख्याल रखिए, खासकर महिलाएं। डाइट का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज का ख्याल रखिए, क्योंकि मैंने भी एक्सरसाइज एक कहते हैं ना बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो नहीं की और उसी वजह से शायद या हो सकता है जेनेटिक भी हो मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। पर जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं वो डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। जो मेडिसिन अवेलेबल है या इंजेक्शन दिए जाते हैं वो लिए जा सकते हैं ताकि आगे आपकी ज़िंदगी के जो साल हैं वो खुशगवार निकल सके, सेहतमंद निकल सके। शुक्रिया सेहतनामा विद राजेंद्र को देखने के लिए।